प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय का जो 14वां पाठ है जिसका नाम है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन, उस पाठ के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी वो प्राप्त करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पाठ आपकी परीक्षा में 3 अंक का आता है। इसका अंक भार है वो 3 अंक और एक नंबर के 3 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा। तो इस पाठ में अपन राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कैसे की जाती है, उसका अर्थ है, परिभाषाएं हैं, इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब कैसे की गई है या कैसे की जा रही है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है कि राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय। देखो, आय है वो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक कह सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का एक प्रमुख साधन कह सकते हैं। लेकिन आय ही जीवन के लिए एक प्रमुख साधन नहीं है। आय के साथ साथ व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसकी भी आवश्यकता होती है। कहने का सामान्य अर्थ ये भी है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय जितनी ज़्यादा अधिक होगी, प्रति व्यक्ति आय जितनी ज़्यादा अधिक होगी, उस देश के, उस राष्ट्र के नागरिकों का जीवन उतना ही ज़्यादा सुखमय होता है, वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं। और जिन देशों में या जिन व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय या जिन देशों की राष्ट्रीय आय कम होती है, उनके जीवन में अनेक आर्थिक समस्याएं, आर्थिक चुनौतियां उनके सामने आती हैं और उनका सामना उन्हें करना पड़ता है। तो इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना करना जरूरी होता है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि देश में जो अंतिम वस्तुएं हैं उनका उत्पादन कितनी मात्रा में किया जा रहा है और उनके उत्पादन से कितना मूल्य हमें प्राप्त होता है। तो अपन सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो सामान्य परिचय उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी देश राष्ट्रीय आय की गणना क्यों करता है? सबसे पहला मुद्दा ये कि राष्ट्रीय आय की गणना करना क्यों जरूरी है। राष्ट्रीय आय की गणना करने से हमें देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है, साथ ही हम दो देशों के मध्य जो आर्थिक स्तर है उस आर्थिक स्तर का अध्ययन कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं और राष्ट्रों के मध्य जो आर्थिक असमानताएं हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं, आर्थिक प्रगति की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही भविष्य में जो भावी योजनाएं बनाई जाए, देश के आर्थिक विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाए, उन योजनाओं को किस प्रकार से बनाना, इसके लिए भी हमें राष्ट्रीय आय की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय आय अगर हमें प्राप्त हो जाती है, उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो उसके आधार पर भविष्य के लिए जो योजनाएं हैं वो भी अपन बना सकते हैं। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को अपनी राष्ट्रीय आय की गणना करना आवश्यक है। अब अपन आगे बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। देखो, एक वित्तीय वर्ष के दौरान अब ये वित्तीय वर्ष क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष है उसकी गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये ध्यान रखें, आपको 1 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय है उसको भारत में एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग समय होता है। भारत की अगर वित्तीय वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का जो योग होता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं। एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में एक शब्द का परिभाषा जब अपने इसके लिखते हैं तो एक शब्द आता है अंतिम वस्तुएं या सेवाएं। अंतिम वस्तु या सेवा। अब ये क्या है? ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। यहाँ अंतिम वस्तु और सेवा उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न की गई वह वस्तु जिसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि उपभोक्ता है उस वस्तु का उपयोग कर लेता है और वो वस्तु समाप्त हो जाती है। आगे उत्पादन प्रक्रिया में उस वस्तु को काम में नहीं लिया जा सकता, तो वह वस्तु होती है अंतिम वस्तु।
ऐसी कोई सेवा जिसका उपभोक्ता उसका जो मूल्य वो देकर काम में लेता है और उस सेवा को दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता, वो सेवा वही समाप्त हो जाती है, तो वो सेवा कौन सी हो गई? अंतिम सेवा हो गई। अंतिम वस्तु और सेवा ये उत्पादन प्रक्रिया में समाप्त हो जाती है, आगे इनका दोबारा उपयोग नहीं होता है। अब आगे हम बात कर रहे हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूं इसकी परिभाषा। एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब राष्ट्रीय आय के द्वारा हम किसी व्यक्ति के विकास के स्तर का मापन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें क्या ज्ञात करना चाहिए? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात की जाएगी? तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए एक सूत्र काम में लिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय, इसके लिए सूत्र काम में लिया जाता है राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय में जब जनसंख्या का भाग दिया जाएगा तो हमारे पास क्या जाएगी? प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि किसी देश में कोई व्यक्ति है वो औसतन कितना धन कमा रहा है, यानी उसकी आमदनी कितनी है, कितनी आय से एक वर्ष के दौरान हो रही है। ये अपन मासिक भी ज्ञात कर सकते हैं और वार्षिक भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके द्वारा हम ये तुलना कर सकते हैं कि जिस राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय जितनी ज्यादा हो, उस राष्ट्र के व्यक्तियों का जीवन उतना सुखदायी हो, और जिसकी आय कम हो सकता है उन्हें आर्थिक समस्याएं, आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय है वो ज्ञात की जाती है। यानी राष्ट्रीय आय में जब जनसंख्या का भाग दिया जाएगा तो हमारे पास प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। अब अपन आगे बात कर रहे हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। देखो, भारत जब आजाद होने से पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए विश्वसनीय समंकों का अभाव था। अब ये समंक क्या होते हैं? एक शब्द आता है समंक, अंग्रेजी में अपन इसके लिए डेटा शब्द को काम में ले सकते हैं। यानी आंकड़े उस समय पर्याप्त उपलब्ध नहीं थे, विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे थे। इसके कारण सही रूप से राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना करना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसका प्रयास किए। पहला जो प्रयास किया गया था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का, जो प्रयास किया गया था वो किया गया था 1868 ईस्वी में। और राष्ट्रीय आय की गणना, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ये आपको ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किया था। कब? 1868। उसके बाद फिंडले सिराज है, GMV राव है, एक देसाई नाम से कोई अर्थशास्त्री है, उन्होंने भी इसका प्रयास किया। लेकिन समस्या ये थी कि विश्वसनीय समंकों का अभाव। उसके बाद जब देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक संगठन की स्थापना की, और उस संगठन का नाम था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको शॉर्ट में CSO भी कहा जाता है। CSO का पूरा नाम कई बार पूछा गया है कि CSO का पूरा नाम बताइए, तो CSO का हिंदी में पूरा नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और यदि अंग्रेजी की बात की जाए तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्थान है वो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की गणना करती है, साथ ही जो विश्वसनीय समक होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उनका अध्ययन करके राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं वो जारी करती है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी जानकारी देने की जो जिम्मेदारी है वो इस संस्था के पास है। अब अपन बात करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के पहले भी एक संस्था बनाई थी, और उस संस्था ने भी प्रयास किया था जिसका नाम था राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति, इस समिति का अध्यक्ष, ध्यान रखना आपको, राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था PC महालनोबिस। PC महालनोबिस
नॉर्म्स। राष्ट्रीय आय समिति ने भी राष्ट्रीय आय के बारे में अपनी जानकारी दी, अपनी रिपोर्ट दी, और इसके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी वो पहली रिपोर्ट 1951 में दी गई थी। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में, और इसने अपनी पहली जो रिपोर्ट दी थी वो दी थी 1951 में। दूसरी रिपोर्ट जब जारी, अंतिम जो लास्ट रिपोर्ट इसके द्वारा दी गई थी वो दी गई थी 1955 में। और 1955 के बाद जो राष्ट्रीय आय के बारे में आंकड़े जारी करने का काम है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा प्रतिवर्ष किया जा रहा है। अब अपन बात करते हैं इसके आगे वाले पॉइंट पर। आगे जो अपने पास पॉइंट आता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ध्यान दें, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था होती है, इसमें मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और 3 नंबर पर अपने पास आता है तृतीयक क्षेत्र। अब इन तीनों के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। देखो, प्राथमिक क्षेत्र की यदि अपन बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में उन गतिविधियों को काम में लिया जाता है, या वो गतिविधियां की जाती है, वो आर्थिक क्रियाएं की जाती है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके, प्राकृतिक संसाधनों को काम में लेकर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ये ध्यान रखना है, इसमें कौन से संसाधन काम में आएंगे? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों की बात की जाए तो उदाहरण देखते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी है, जल है, भूमि है, हवा है, ये सारे जो संसाधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, वो संसाधन सारे कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन। तो उन संसाधनों को काम में लेकर जो आर्थिक गतिविधियां की जा रही है, जो उत्पादन किया जा रहा है, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। प्राथमिक क्षेत्र में अगर उदाहरण की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण की बात करें तो इसमें जैसे कृषि है, पशुपालन है, खनन है, मछली पालन है, इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। साथ ही में ये भी ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से इसमें कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाएं की जाती है। तो प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम भी क्या है? कृषि व सहायक क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। कृषि व सहायक क्षेत्र। तो दोबारा रिपीट कर देता हूं। प्राथमिक क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लिया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लेकर वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, मछली पालन आदि इसके उदाहरण हैं। इसमें मुख्य रूप से कृषि संबंधी और कृषि से संबंधित जो अन्य क्रियाएं हैं, कृषि की सहायक जो क्रियाएं हैं वो इसमें की जाती है। इसके कारण इस क्षेत्र को कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं दूसरे क्षेत्र। अब ध्यान दीजिए, प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन किया गया, जैसे उदाहरण लेते हैं अपन कृषि से जैसे गन्ने का उत्पादन किया गया या फिर कपास का उत्पादन किया गया, तो वो उत्पाद कौन से क्षेत्र में आ गए? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन उसी को द्वितीय क्षेत्र में क्या किया जाता है? विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा। ये ध्यान देना आपको, कौन सी प्रक्रिया द्वारा? विनिर्माण प्रक्रिया। विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा उनका रूप परिवर्तन कर दिया जाता है या फिर उस उत्पादन को क्या कर दिया जाता है? मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन हुआ उसको विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा द्वितीय क्षेत्र में बदला जाता है। अब इसमें मुख्य रूप से कौन सी क्रियाएं होती हैं? औद्योगिक क्रियाएं होती हैं। औद्योगिक क्रियाएं इसमें की जाती है, क्योंकि मुख्य रूप से जैसे गन्ने से चीनी बनाना है तो वो काम कहाँ होगा? उद्योग में होगा। कपास से धागे बनाने हैं, वस्त्र बनाने हैं, तो वो काम भी किसी उद्योग धंधे में किया जाएगा, यानी विनिर्माण प्रक्रिया उसमें काम में ली जाएगी। इसी के कारण से द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है?
औद्योगिक क्षेत्र किसको कह सकते हैं। उदाहरण की यदि बात की जाए तो गन्ने से चीनी बनाना, कपास से वस्त्र बनाना, वो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण होते हैं। अब अपन बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है कि वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि ये तृतीय क्षेत्र है वो प्राथमिक और द्वितीय इन दोनों क्षेत्रों को क्या करता है, सहयोग करता है, वस्तु उत्पादन में सहयोग करता है। तो इसमें मुख्य रूप से सेवाओं का सृजन होता है। तृतीय क्षेत्र में न तो प्राकृतिक संसाधनों को काम में लिया जाता है, न ही विनिर्माण प्रक्रिया को काम में लिया जाता है। इसमें केवल क्या होता है, सेवा का सृजन होता है। इसके कारण तृतीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे गन्ना है, गन्ना कौन से क्षेत्र का उत्पादन हो गया, प्राथमिक क्षेत्र का। गन्ने से चीनी बनाई गई, वो कौन से क्षेत्र का उत्पादन हो गया, द्वितीय क्षेत्र का। अब उत्पादन तो हो गया, लेकिन उस उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है, बाजार में बेचने के लिए व्यापारियों की आवश्यकता होती है, साथ ही व्यापार करने के लिए आर्थिक क्रिया भी की जाती है, उसका स्टोर करना, भंडारण करने की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की सेवाएं जो प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान नहीं देती है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में अपना योगदान नहीं देती है, लेकिन उसमें सहयोग जरूर करती है, तो वो सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसी कारण से तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके यदि उदाहरण की बात की जाए तो इसके उदाहरण में अपन बात करते हैं जैसे व्यापार, बैंकिंग, भंडारण, परिवहन। अब व्यापारिक क्रियाएं की जाएंगी तो उसके लिए संचार की आवश्यकताएं भी होंगी, संचार भी नहीं। कहने का तात्पर्य है कि इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। जैसे आप कोई इंटरनेट सेवा या मोबाइल सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप कोई दूसरी सेवा ले रहे हैं, जैसे किसी वकील से सेवा ले रहे हैं, किसी नाई से आप सेवा ले रहे हैं, उस सेवा के बदले आप क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। वहां किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है, वहां केवल आपको जो आपने धन दिया उसके बदले केवल आपको सेवा मिल रही है। तो वो क्षेत्र आ गया तृतीय क्षेत्र में। अब इसमें कुछ तो इन दोनों से जुड़ी होती है और कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो दोनों से नहीं जुड़ी होती। जैसे व्यापार है वो इन दोनों से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग है, भंडारण है, परिवहन है, संचार, ये इनसे जुड़े हुए। लेकिन कुछ व्यक्तिगत सेवाएं भी होती है, जैसे अपन बात करते हैं नाई, चिकित्सक, वकील, डॉक्टर, ये ऐसी सेवाएं हैं जो व्यक्तिगत है। ऊपर वाले क्षेत्रों से हो सकता है इनका कनेक्शन नहीं हो, लेकिन फिर भी क्या है, ये अपनी सेवाएं देते हैं। इसके कारण ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों क्षेत्र हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यदि बात की जाए इनमें परिवर्तन, ध्यान दें कोई भी देश है, आज अपन पढ़ते हैं कि कौन देश विकसित है, कोई अविकसित है, कोई विकासशील है, तो उसकी गणना इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर की जाती है कि जो देश मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होता है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां ज्यादा होती है, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है, वो देश मुख्य रूप से विकासशील देशों की श्रेणी में। जैसे अपन बात करें भारत की, तो भारत विकसित देशों की श्रेणी में नहीं है, भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, क्योंकि भारत की मुख्य आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो अभी प्राथमिक क्षेत्र पर है। धीरे धीरे परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना विकसित देशों में हुआ है। द्वितीय क्षेत्र है, उनमें वो देश आते हैं जो मुख्य रूप से उद्योगों पर निर्भर होते हैं, जहां औद्योगिक उत्पादन ज्यादा होता है। तीसरे नंबर पर तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र है, अब धीरे धीरे उसका विस्तार होता जा रहा है, सेवा क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसकी यदि बात की जाए तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र दोनों मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 85% अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन जब देश आजाद हुआ था उस समय प्राथमिक क्षेत्र ही ज्यादा प्रभावित हुआ। तो जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, इन क्षेत्रों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन इन क्षेत्रों के कारण ही होता है। अब वर्तमान की यदि बात करें तो भारत का अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो लगभग 15%। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत अपन बात करें तो जैसे मोबाइल सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, ई मित्र है, कियोस्क है, एटीएम है, ये सारी सुविधाएं किसके उदाहरण हैं,
तृतीय क्षेत्र की सेवाओं के उदाहरण। अब आगे की जो बात है वो अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। साथ ही इस चैप्टर जितना आपने पढ़ा है इसकी पीडीएफ बनाकर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी और आपको वो तैयार करना है। आपको ये भी ध्यान में रखते हुए पढ़ना आगे कि ये पार्ट है आपके 3 अंक का और इसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन इससे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।